हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी से होंगे। ठीक है, ये जो अभी ये वीडियो बना रहे हैं ये मतलब डिमांडिंग वीडियो है एक तरीके से, क्योंकि किसी के बच्चों के कहने पर ये वीडियो बनकर आ रही है आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो में आप लोगों को वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन अभी बोर्ड में आने वाले हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। हर एक लेसन के हम किसी किताब का सहारा लेकर के क्वेश्चंस बताएंगे। आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चनों को लिखिए, या फिर अपनी किताब या बुक्स या फिर रजिस्टर जिसमें भी आप लिखे हों उस पर टिक कीजिए और उन्हें जरूर पढ़िए। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपकी श्रद्धा है भैया, पूरा पढ़िए। जानकारी होना अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा जानकारी होगी। बाकी केवल इस वीडियो में वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और 90% गारंटी के साथ है कि 90% क्वेश्चंस अभी जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। फिक्स है, अभी आप लिख के रख लीजिए। पेपर हो जाए तो आप आराम से आकर के बताइएगा कि हाँ मैं सही बोल रहा था या नहीं। ठीक है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हम लेते हैं किताब का सहारा, है ना, अंधे को लाठी का सहारा और गुरुजी को किताब का सहारा होता है। देखो, रीजन ये है ना कि कई चीजें छूट जाएंगी अगर हम खुद से बताएंगे। तो इसमें है कि सब चीजें लिखी हुई हैं तो आसानी से बताते चलेंगे, इसलिए किताब का सहारा लेना जरूरी भी है। क्योंकि किताबें गुरुजी चाहे जितना पढ़ा दे, कोई भी हो, है ना, एक ना एक चीज छूटी जाती है, लेकिन लिखी रहेगी तो छूटेगी कैसे। सबसे पहले हम लोग लेसन 1 पर चलते हैं। सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जहां पर जरूरत पड़े वीडियो को पुश कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, लिख लीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए सबसे पहला लेसन है क्लास 10th में पोषण के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन जैव प्रक्रम का पोषण लेसन है, जिससे संबंधित क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया लेसन है, हर बार क्वेश्चन है। पूरे जीव विज्ञान में ये एक ऐसा लेसन है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेसन को जरूर पढ़ें। और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं उन पर देख लीजिए, कौन कौन से हैं क्वेश्चन ऐसे जो ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, अभी हम बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या इस लेसन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। अग्रचवर्णकों की संख्या, ठीक है, जबड़ों में जो अग्रचवर्णक दांत होते हैं कितने होते हैं। ऑप्शंस आप किताब में देखिए या आंसर किताब में देखिए, आपको आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में O2 का स्रोत क्या है। मतलब O2 जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, अभी पिछले वीडियोज में हम लोगों ने भी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जल से बनती है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, जल। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। ठीक है, और ऐसा भी है अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या समझने में दिक्कत हो रही कोई भी चीज, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, हमने 2 बताए, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सेम ही, इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। हरित लवक के स्टोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। बहुत बढ़िया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हरित लवक की जो स्टोमा होता है, स्टोमा जो तरल पदार्थ हो रहा था, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया कि प्रकाशहीन अभिक्रिया, ये आपको आना चाहिए, वो विकल्प है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है। जैसे ऑप्शन दिया है जड़, तना, पत्ती, फूल, तो किसमें निर्माण होता है, पत्तियों में। भोजन का निर्माण कहाँ पर होगा, पत्तियों में। भाई प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में हो रहा है तो भोजन भी वही बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही कम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यकृत स्त्रवित करता है, बहुत पूछा जाता है। इसमें आंसर रहेगा आपका पित्त रस, है ना। पित्त रस ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है
कि क्या क्या पूछ रहा है, लेकिन इसमें का जो सही आंसर है पित्त रस है यहाँ पर हम इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसमें जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस और लार दिया है। तो लार तो मुंह में बनता है, जठर रस आमाशय में बनता है, अग्नाशय रस अग्नाशय में बनेगा, तो सीधी सी बात है आंसर हो जाएगा आपका पित्त रस। ठीक है, दूसरा को अगला क्वेश्चन है, मतलब जो भी हो नंबर लिखते जाइएगा। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 जोड़ी होती है ना, सब लोग याद रखो, बहुत काम आने वाला। 3 जोड़ी होती है। उसके बाद है आहार नाल की आकृति। आहार नाल सी के आकार की, आहार नाल जो होती है उसमें सी के आकार की रचना क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसमें ग्रहणी सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रहणी थोड़ा सा ऐसे करके होती है ना, मुड़ी हुई सी की तरह होती है। सी जैसे हमें एबीसीडी में सी लिखते हैं, वो वाला सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि में रचना कहलाती है। सही आंसर है इसका घाटी ढापन, है ना। ये जो मुंह खोलो, तो गांव में तो हम लोग के यहाँ कौवा बोलते हैं, पता नहीं वहां क्या बोलते होंगे, तो इसको याद करना है कि इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद है मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 दांत पाए जाते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दूध के। ठीक है, फिर वो गिरते हैं तो फिर 32 दांत आते हैं, जो पत्थर के दांत या स्थायी दांत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमिरूप परिशेषिका किसका भाग होती है? आपको आना चाहिए क्रमिरूप परिशेषिका किसका भाग होती है? तो इसका सही आंसर होता है बड़ी आंत का, है ना, बड़ी आंत का भाग होती है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस क्वेश्चन बताते हैं, आंसर बताते हैं, बढ़ते चलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है जठर रस कहां से निकलता है? सभी को पता है भैया, जठर रस आमाशय से निकलता है। ठीक है, इसको लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य में होती है यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पित्त का निर्माण कहां होता है? देखो इससे पहले भी हमने पढ़ा था यकृत स्रावित करता, उसमें भी पित्त रस था, और पित्त रस का निर्माण उसी को केवल घुमा के पूछ लिया है, तो इसमें पित्त रस का निर्माण कहां होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं रेनिन का स्त्राव कहां होता है? मतलब रेनिन जो एंजाइम होता है कहां से निकलता है? सभी को पता है भैया, आमाशय से निकलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जो जरूरी है, इसमें से कौन सा है? ट्रिप्सिन पाचन में सहायक होता है, किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पाचन करता है आपके प्रोटीन का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अति लघुत्तरीय में। इस लेसन के जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है उनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है पोषण किसे कहते हैं, या फिर पोषण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, दूसरा स्वपोषी और परपोषी में अंतर आपको आना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सब लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए अति लघुत्तरीय में। अति लघुत्तरीय मतलब इसमें 20 से 25 30 सब तक लिखो, बस हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दांतों की 2 विशेषताएं बताना है। मनुष्य के दांतों की 2 विशेषताएं बताइए, जहां पर भी क्वेश्चन हो तो टिक कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर टिक कीजिए सब लोग। वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र आपके लेसन में होगा कहीं ना कहीं, अलग अलग देखो किताब में है, लेसन सब क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो सब में मिल जाएगा। ये मत देखो कि सेम सेम मिले, ये देखो कि दांत सूत्र होना चाहिए, बस छोड़ो दुनिया भर की बातें। ठीक है, और सही होना चाहिए, और क्या करना, प्रकाशन या फिर ये सब वो सब से फर्क नहीं पड़ता, सही होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, इनका महत्व बताइए अति लघुत्तरीय में। लिख लिया?
उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य लिखिए। ठीक है, लिख गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इस पर ध्यान रखिएगा सब लोग। कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन सा, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत क्वेश्चन आता है, लघुत्तरी में है आपका, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टाइप का है। तो इसमें आपको मनुष्य का जो पाचन तंत्र आप लोगों ने पढ़ा उसका चित्र केवल बनाना है, नामांकित चित्र। नामांकित चित्र का मतलब आपको चित्र बनाने हैं और उसके बाद उसके हर एक नाम लिखने हैं कि ये क्या है, लीवर है, ये अमाशय है, ये पित्त की थैली है, ऐसे करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा कोई भी, और कोई भी क्वेश्चन भी नहीं। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको ये बताना है कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है, कैसे उससे पोषण प्राप्त करता है। अब लांग में आ जाइए। लांग में आपको बताना है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, नामांकित चित्र बनाइए तथा उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, पाचन तंत्र का पूरा वर्णन करना होता है। इसके बाद अब ये लेसन हो जाता है समाप्त। इस लेसन से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही इतने ही आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला लेसन हम लोग का श्वसन का था। कई किताबों में हो सकता है एक ही में मिक्स कर दिया हो, जैसे क्वेश्चन बैंक में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो श्वसन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें जरूरी है। देखिए सबसे पहले बहुविकल्पी में आ जाते हैं। ऊर्जा की मुद्रा बहुत पूछी जाती है। एटीपी आप लोग पढ़े होंगे, तो ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, मुद्रा एटीपी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद इस लेसन में दूसरा क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है। इसमें आपको कोशिका द्रव्य बताना है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रंध्र का कार्य बताइए। ठीक है, ऑप्शन मतलब वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है प्रमुख रूप से, और वायु का आदान प्रदान करने का कार्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। एक होती, दो, तीन, चार, तो दो होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अतिलघुत्री में। अब आप लोग आ जाइए अतिलघुत्री में। सबसे पहला क्वेश्चन श्वसन की परिभाषा आपको याद रखना है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए। इसमें आपको श्वसन की परिभाषा लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, श्वसन तथा दहन में अंतर लिखना है। ये याद होना चाहिए। कई बार आ जाता है, सरल सा लगता है पहले, लेकिन वहां पर जाओगे ना तो भूल जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या अंतर होता है। इसलिए पढ़कर जाएं तभी लिख पाएंगे आप, श्वसन दहन में अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी में हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, इसका प्रमुख कार्य लिखिए। बहुत पूछा जाता है, बस पकड़ लीजिए क्वेश्चन को, याद ही करना है इसको, इतना समझिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। हीमोग्लोबिन वाला तो हमने वीडियो बना रखा, आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, इसको भी याद कीजिएगा, समझिएगा। उसके बाद श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है, तो दो श्वसन क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में और माइटोकांड्रिया में दो जगह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बहुत ही कम पूछा जाता है। एक और अंतर याद कर लीजिएगा इसमें सब लोग, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर है। तो तीन अंतर हो गए आपको, आक्सीय अनाक्सीय में अंतर, श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर। तीनों याद करने इस लेसन से, बहुत पूछे जाते हैं। श्वसन श्वासोच्छ्वास ज्यादा पूछा जाता है
और दूसरा श्लेषण से हीमोग्लोबिन क्या है, कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है, ये पूछा जाता है। और इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमने भी बना रखा, देख सकते हैं, आपको उसमें विस्तृत रूप से आंसर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगले लेसन में चलते हैं परिवहन में। परिवहन में देखो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी, सब लोगों को पता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कौन सी वाहिका करती है? महाधमनी करती है कि महाशिरा करती है कि शिराएं करती हैं कि दयानीले करती है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका महाधमनी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? जो वेश्म होते हैं ना, कितने होते हैं? सबको पता है ना, 4 वेश्म होते हैं, याद रखना, बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। उसके बाद मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये भी याद रखिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, श्लेषण से पल्मोनरी शिरा कहां खुलती है? आंसर में आपका क्या रहेगा? आंसर में रहेगा बाएं अलिंद में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा फेफड़ों में जाता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है फेफड़ों में, आंसर रहेगा फेफड़ों में। लिख लिया ना। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, तो आंसर रहेगा इसका बाएं नीले से। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सबको पता होना चाहिए, स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ये होगा, रुधिर दाब किस मशीन से नापते हैं? ठीक है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किस रूप में होता है, ये चीज बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा सुक्रोज के रूप में। और आपको फ्लोएम के जाइलम के दोनों के कार्य याद रखने, क्या कार्य करता है? जाइलम जल परिवहन का कार्य करता है और फ्लोएम क्या करता है? क्या करता है भैया? भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान को तक लाने ले जाने का कार्य करता है। अगर ये याद ना हो रहा ना, हम भी क्योंकि जब पढ़ रहे थे तो कंफ्यूज हो जाते, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, जाइलम, जैसे जाइलम लिखो, जाइलम में अगला अक्षर क्या आ रहा है? जा रहा है, तो जा से जल भी होता है, तो इसका मतलब जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। तो फ्लोएम तो फूड का करेगा, फ्लोएम से फूड याद कर लो, फूड का मतलब भोजन। ट्रिक हो गई और आसानी से याद भी हो गए, तुरंत कभी नहीं बोलोगे इस तरह, क्योंकि याद हो जाती है, समझते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाना होता है कि जाइलम का काम है कि फ्लोएम का काम है। तो इसका उन कंफ्यूजन को आप ऐसे करके दूर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सब लोगों को धमनी और शिरा में अंतर जरूर याद रखना है। इस लेसन में ये अंतर, धमनी और शिरा में अंतर बहुत पूछा जाता है, सब लोगों को याद रखना है। उसके बाद मूल दाब की परिभाषा लिखिए। अतिलघुत्रीक है ये सब, ठीक है, जो हम बता रहे हैं अब क्वेश्चन, ये अतिलघुत्रीक हैं। 2 बताए हमने, धमनी शिरा में अंतर बताया, मूल दाब बताया। अब उसके बाद सीधा लघुत्तरी में आ जाइए। लघुत्तरी का मतलब, अगर लघुत्तरी हम कहें ना, तो इसमें समझ लो कि इनको थोड़ा सा बड़ा लिखना रहता है, दीर्घ से कम और अति से ज्यादा। जड़ में जल के संवहन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, टिक कीजिए इस पर। किताब कोई भी हो, बस आपको आना चाहिए आंसर, जरूरी है। अगला क्वेश्चन है इसमें लघुत्तरी प्रश्न में, हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र बनाना, नामांकित का मतलब नाम लिख करके, जैसे कि अभी हमने बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्वच्छ और नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा धमनी एवं शिरा में अंतर बताइए। तो इस क्वेश्चन में देखो 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको हृदय का चित्र भी बनाना है, उसका वर्णन भी करना है, धमनी और शिरा में अंतर भी बताना है। एक ही क्वेश्चन में इतना चीज दे दे, क्योंकि लॉन्ग में 7 नंबर का लगभग आता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, देखिए दीर्घ में,
मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, चित्र की सहायता समझाइए। इसका आंसर जरूर याद करिएगा, ये बहुत पूछा जाता है दीर्घ में। ठीक है, उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, फ्लोएम में खाद्य स्थानांतरण की मुंच परिकल्पना को समझाइए। ये बहुत पूछा जाता है इस लेसन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद वाष्पोत्सर्जन क्या है, पर्णरंध्र की संरचना का चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें अब हमने कितने क्वेश्चन बता दिए आपको, 1 2 3 4 क्वेश्चन, लांग में केवल 4 याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए तो पूरा आ जाएगा, मतलब इससे बाहर आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। अगला उत्सर्जन में चलिए देख लेते हैं। उत्सर्जन से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला ये याद रखना है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क होता है, फेफड़े होते हैं, यकृत होता है, त्वचा होता है, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग पूछा गया इसलिए वृक्क लगाना है, किडनी या गुर्दा जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, यकृत संश्लेषित करता है, यकृत क्या बनाता है, शर्करा, रुधिर, यूरिया या प्रोटीन। ऑप्शंस में तो यूरिया आपका सही है, यकृत संश्लेषित करता है, यूरिया बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी में बहुत है। आगे अब चलिए अतलघुत्री में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, समस्थैतिकता किसे कहते हैं, या कई बार ऐसा देखा गया है कि समस्थैतिकता पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, तो इसको भी जरूर याद करिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क की अनुलंब काट का चित्र बनाइए और उसके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है, ये पूछा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए ना लिखा हो तो। अगला क्वेश्चन, वृक्क के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन अब हमने बता दिए, तो 2 बहुविकल्पी में बताया, 2 बताए लघुत्तरीय में। अब हम बताएंगे आपको केवल एक क्वेश्चन लांग में, उसमें आपको यह लिखना है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। केवल एक क्वेश्चन आपको इसमें से याद करना है, समझना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय में। इनमें से जो लेसन आपके सिलेबस में ना होना तो ना पढ़िएगा, ये ठीक है। अगर कोई कटा हो, अगर आप कहीं दूसरे क्षेत्र से या स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान बाकी कहीं से भी, तो उनके लिए नहीं है, फिर सिलेबस देख करके ही करना है ना हम लोग को। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का भार क्या होता है, बहुविकल्पी में कितना भार होता है, वो चीज ध्यान देना है। भार वैसे होता है आपका 1300 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आपको जो याद करना है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, बहुत पूछा जाता है, तो इसमें अग्नाशय ग्रंथि सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में ही, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसका सही आंसर रहेगा मेरुरज्जु, क्योंकि जो ये मेरुरज्जु होता है यहीं से हम लोगों की जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं संचालित होती है, तो वो क्षतिग्रस्त होगा, दिक्कत होगी उसमें, तभी ये दिक्कत आती है। इस लेसन से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहां तक कर लिए ना। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इसमें ऑप्शन में थायराइड, अधिवृक्क, थाइमस और पीयूष दिया है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, यहाँ पर है ना, बाकी ग्रंथियां भी हैं ग्रंथियां ही, थाइमस है, लेकिन ये मस्तिष्क में नहीं होती है, यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, पीयूष ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, अभी अभी आप सब लोग पढ़े हो, मस्तिष्क में पाई जाती है, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, आंसर इसका सही रहेगा लैंगरहैंस की दूधिकाओं से, मतलब अग्नाशय से।
एक ही चीज है दोनों, ठीक है। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, बहुत पूछा जाता है, तो इंसुलिन ही रहेगा इसका सही आंसर। क्या है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज भी इंग्लिश में बोलते हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, इसका सही आंसर रहेगा एस्ट्रोजन। बहुत पूछा जाता है, मादा लिंग हार्मोन बहुत पूछा जाता है, जरूर याद रखिए इसको। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका इथाइलिन और जिब्रेलिन, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अतलघुत्री में। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए। ये बहुत पूछा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया चित्र सहित याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो ये और सही रहेगा। पहला क्वेश्चन बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि शरीर में कहां पाई जाती है, इसका महत्व बताइए। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं इस बार बोर्ड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहां बनता है। अभी हमने पिछले उसमें भी बताया था इंसुलिन का क्या महत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सुषुप्तावस्था किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन लघुत्री में है। पहला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन, कई बार अगर वर्णन दिया है तो वर्णन करना रहता है, ज्यादातर चित्र बनाने के आता है, तो जरूर से जरूर आप लोग तंत्रिका कोशिका का जो चित्र बनता है उसको बनाना सीख लीजिए, घर पर बना करके प्रैक्टिस कीजिए 5 से 10 बार। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु जिसे सुषुम्ना भी कहते हैं कि अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा मेरुरज्जु के 2 कार्य लिखिए। मेरुरज्जु के 2 कार्य लिखना है, उसका चित्र बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर, जरूर याद कीजिएगा, अंतर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। अब उसके बाद पादप हार्मोन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख लक्षण बताइए। उसका बाद अगला क्वेश्चन है लघुत्री का ही, साइटोकाइनिन के 2 कार्य बताइए। 2 नहीं, आप 4 याद कीजिए, सीधा सीधा 4 कार्य बताइए। अब लांग में चलते हैं। लांग में देखो क्या पूछा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाइए। तो ये इस लेसन में ना प्रतिवर्ती और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां यही केंद्र रहेंगी और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन लांग में आपको क्या बनना, क्या आना चाहिए, प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र, उदाहरण प्लस वर्णन। दूसरा क्वेश्चन लांग का, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथियों के नाम लिखिए तथा उनके कार्य बताइए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है, बहुत पूछा जाता है, इसको जरूर याद कीजिएगा। पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब ये लेसन समाप्त होता है, अगले लेसन में करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं हमें, इसमें चलिए देख लेते हैं सब लोग जीव जनन कैसे करते हैं। एक पुष्प के बहुविकल्पी का है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका वर्तिका बोलते हैं। सबसे ऊपर वर्तिका, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, है ना। तो मध्य भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पराग कोश में क्या होते हैं,
या फिर परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, तो सही आंसर इसका रहेगा परागकण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कीट परागण किन पौधों में होता है, तो सही आंसर इसका रहेगा साल्विया नाम का जो पौधा है उसमें कीट परागण होता है। इसके अलावा भी आप याद कर लीजिएगा 2-3, मान लो बदल दे तो क्या करोगे। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा आपका अंडाशय। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो सही आंसर रहेगा अंडाशय। याद कीजिएगा, इसको समझिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन विशेष लक्षण है किसका, आवृतबीजी पौधों का। किसका है, आवृतबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है। अब हो गया, और इस लेसन में अगला आपका बहुविकल्पी में है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। कई सारे ऑप्शन दिए, तो इसमें प्रोटेस्टेड ग्रंथि सही आंसर है। अब आ जाते हैं हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न में कि आखिर अतिलघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है। पुमंग और जयांग में अंतर आपको याद रखना है, पुमंग और जयांग में अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परागण पर टिप्पणी लिखिए, परागण पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इसमें से भ्रूणपोष केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें त्रिगुणित होती है। सही आंसर होगा त्रिगुणित होती है, बाकी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, पूछा जाता है, लिख लिया ना। अब उसके बाद मनुष्य के वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं। जो मनुष्य में वृषण होते हैं, लगभग सभी जंतुओं में देखोगे वृषण शरीर से बाहर होते हैं, ऐसा क्यों होता है बताना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो अतिलघुत्तरीय के बस हो गए इतने ही हैं। अब हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय में कौन कौन से क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। लघुत्तरीय का पहला। दूसरा लिखिए कायिक जनन का महत्व बताइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन किसे कहते हैं। देख लो, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग देखिए, उसको कमेंट कर दीजिए, तो हम वीडियो बना देंगे बाद में उसका, ठीक है। मान लो आंसर नहीं आ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, या याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गौड़ लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। यौनारंभ के समय बालक एवं बालिकाओं के शरीर में विकसित होने वाले प्रत्येक के दो दो गौड़ लक्षणों का उल्लेख कीजिए। छूट रहा हो तो वीडियो पुश कीजिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मानव शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। शरीर के किस अंग में इनका विकास होता है, ये भी बताना है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, मानव शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। शरीर के किस अंग में इनका विकास होता है। चलिए अब हम लोग दीर्घ में चलते हैं। दीर्घ में क्या क्या पढ़ना जरूरी है, ध्यान दीजिए। परागण की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन है परागण की परिभाषा लिखिए। पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। एक क्वेश्चन आपको ये याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका निषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है आपका परिवार नियोजन किसे कहते हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियों पर निबंध लिखिए। बस हो गए, इस लेसन का हो गया।
आनुवांशिकता में देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले नियम पर अटैक करना है। आपको मेंडल के तीनों नियम आने चाहिए, उसके बाद फिर क्या क्या चीजें जरूरी हम आपको बताते हैं। जैसे बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन दिया है, आनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? सब लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, तो ये सही है, इसको याद करना है। उसके बाद आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सही आंसर है बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसे याद करना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। इसमें आंसर में आपको लिखना है, सही आंसर होगा इसका आपका बी, 1:2:1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? सब जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं भैया, ये तो याद है, सबको याद रखना, लेकिन अगर याद ना हो तो। और अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछ लेते हैं कि मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? तो मटर याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, उसका वैज्ञानिक नाम लिखे। देखो क्वेश्चन को मिल गया, अभी हमने बताया था और मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस लेसन से है अतिलघुत्तरीय का, युग्म विकल्पी या एलील किसे कहते हैं? इसका आंसर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण में किसे कहते हैं? प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? कई बार अंतर भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लिख लिया ना? उसके बाद मेंडल की प्रभाविता का नियम लिखिए, बहुत पूछा जाता है भाई, बहुत बहुत पूछा जाता है, जरूर याद रखिए। हमने पहले ही बताया कि इस लेसन में आपको नियम जरूर याद रखने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीएनए का महत्व समझाइए या बताइए, ठीक है। अब उसके बाद लघुत्तरी में चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें याद करना है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर। बहुत पूछा जाता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें का, प्रभावी तथा अप्रभावी में अंतर। वैसे भी परिभाषा अगर आपने याद की तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर या फिर इसी को जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप में अंतर भी पूछा जाता है। तो अंतर इसमें देखने को मिले ना, देखो एक जीन प्रारूप आपको याद करना है, दूसरा आपको समयुग्मजी और विषमयुग्मजी याद करें। दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लेसन में, दो अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम लिखिए, इसको विस्तृत रूप से समझाइए, मतलब उदाहरण दे देना है बस। मेंडल नियम लिखो, उदाहरण दे दो। पहले भी हमने मेंडल के नियम बता रखा है कि इसमें जरूरी है, तो वो पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं लॉन्ग में कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत पूछे जाते हैं इस लेसन से। तो बस 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 3 में से अगर आना होगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडल के नियम क्या हैं, उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मतलब मेंडल के तीनों नियम आपको आने चाहिए, उदाहरण। पहली चीज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता समझाइए। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, वाटसन क्रिक मॉडल कब और किसने दिया था, तथा डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। मतलब वाटसन क्रिक का मॉडल फेमस है, सब लोग जानते हैं, तो ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट, लगभग लास्ट ही है, समझ लो,
जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं प्रमुख रूप से। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको याद रखना है जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है। बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। सबको पता है सागर में हुई है, जल में हुई है, जल आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लिक अम्ल का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका पंचम चरण में। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत क्या, बहुत पूछा जाता है, टिक कीजिए इस पर और याद रखिए इसे, समझिए इसको। अगला क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डार्विन इसके लेखक हैं और पूछा जाता है, हमें लगता है हमारे यहाँ शायद हम लोग के टाइम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, पेरिपेटस किनके बीच की कड़ी है या किनका संयोजक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका संघ एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, ठीक है, वह विकल्पी का ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो होमो सेपियंस, सेपियंस सभी लोग जानते हैं आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, ये चीज हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था कि पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती, कारण स्पष्ट कीजिए। इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आए ना आए इस पर भी क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है ना कि चूहे को की पूंछ काट दी जाती तो उत्पन्न उससे जो संतान उत्पन्न होती उसकी पूंछ नहीं कटी होती, क्यों। तो दोनों का मतलब क्वेश्चन एक ही है, एक ही तरीके से लिखना, बस थोड़ा सा डिफरेंस। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग में। इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्टैनले मिलर द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग का चित्रीय निरूपण बताइए, लघु उत्तरीय में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जमीन में काफी गहराई में स्थित होती हैं, क्यों। यहां तक हो गया ना। अब आपको और क्या देखना है इसमें, इसमें संयोजक कड़ी से आप क्या समझते हैं, आर्कियोप्टेरिस किन दो वर्गों की संयोजक कड़ी है बताना है। अब देखो लांग में हम आपको बता रहे हैं दो क्वेश्चन, 2 से 3 बस, इतने में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहला बात, लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद के तुलनात्मक अध्ययन का विवरण दिया। इस लेसन में आपको दो चीजें, लैमार्कवाद डार्विनवाद जितना अच्छे से पढ़ लो बढ़िया है। इस लेसन का आधार है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं, एक ना एक क्वेश्चन टकरा ही जाएगा इससे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, लैमार्कवाद और डार्विनवाद का विस्तृत वर्णन कीजिए एक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरान सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बस 2 क्वेश्चन बहुत हैं। अब ये लेसन तुम लोग का होता है समाप्त। तो इस तरीके से अब हमने जो भी मतलब जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे देख लिए हैं। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत जो है इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक बार में इसको भी बता देते हैं आप लोग को कि क्या क्या चीजें। देखो प्रदूषण से तो क्वेश्चन आते हैं, सब लोग को भी पता है कि कोई भी ऐसा नहीं जाता जिसमें प्रदूषण से क्वेश्चन ना आते हो। देखो अभी जो हम लोग लेसन खोले हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। इस लेसन में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अतिलघुत्री में देख लीजिए, इसमें हरे पादपों को उत्पादक क्यों कहते हैं, एक क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, उस रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए जो ओजोन परत का क्षय करता है। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, CFC जिसे कहते हैं। आज लघु उत्तरी का दूसरा क्वेश्चन अब हमने आपको बताया। अब लघु उत्तरी में आ जाइए। इसमें आपको प्लास्टिक बैग के उपयोग के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव लिखना है। उसके बाद ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम क्या है, बहुत पूछा जाता है इस लेसन से। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर, अगला क्वेश्चन है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कचरा क्या है, कचरा किससे मिलकर बना होता है, अपशिष्ट का निस्तारण क्या है, कैसे मतलब उसको निस्तारण करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो अब लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग में आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी। अब घटक क्या है, इनके अनुपस्थिति का परितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव बताइए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला लेसन देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें ऊर्जा का अक्षय संसाधन, और इसमें देखो याद क्या कर लेना, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे बता दे रहे हैं क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको। सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं, मतलब लेसन के बारे में तो पढ़ ही लीजिएगा, अक्षय संसाधन क्या होते हैं, क्षयशील संसाधन क्या होते हैं। दूसरी बात आपको इसमें याद ये रखना है कि कूड़े का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात कोयला तथा पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, ये चीज ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सरकार ने स्थापित किया है, किसके लिए, तो जीवों के संरक्षण के लिए इसका सही आंसर। बस ये हो गया, मतलब इतने में अब हमने लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए, सभी सही बता रहे हैं। अगर पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ सबके सब आ जाएंगे, झूठ का है बोले, है कि नहीं, लेकिन आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड में जानते हो क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, वो पूछे जाते हैं जो कई बार पूछे गए। दूसरी बात यह है कि 10 से 20% क्वेश्चन आते हैं जो बाहर से होते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर आप ज्यादा पढ़े हो, ज्यादा पढ़े का मतलब आपने अगर पूरी किताब का सही से अध्ययन किया तो आप उनको लिख पाते हो, या तो फिर नहीं लिख पाते तो लड़कों को लगता है कि अरे नया क्वेश्चन था, और एक दो क्वेश्चन नए होते भी हैं। तो समझ में आया ना, 3 तरीके से क्वेश्चन, एक तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, दूसरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें रहते किताब से लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, वो पहली बार पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन हो सकते, कई बार ऐसा होता है नए आ जाते, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता दिए, क्लास 10th के थे, बायोलॉजी के थे, आप इन्हें जरूर पढ़िए। और इससे पहले हमने फिजिक्स के भी बताए हैं, तो अगर जरूरत हुई, अगर इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आंसर नहीं पता, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे उसका अगले वीडियो में। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वाले से जय हिंद।